हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द ज़ीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। सबसे पहले तो मैं ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम जो है बहुत लोगों से सुन चुके हैं कि हम लोग जब रिफ़ंड के लिए उसमें चेक करते हैं अपना स्टेटस, तो उसमें हमको इंग्लिश में समझ में नहीं आता कि क्या लिया हुआ है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कुछ प्लॉट अलॉटमेंट वाले रजिस्ट्रेशन नंबर, कुछ जिनका बड़ा अमाउंट है वो रजिस्ट्रेशन नंबर, या जिनका नॉट फाउंड बता रहा है वो रजिस्ट्रेशन नंबर, ऐसे कुछ कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो कल या परसों के दिन मैं वीडियो बना करके उनको उसमें सर्च करके आपके सामने उसका हिंदी अनुवाद करके आपको बता दूंगी उसका क्या अर्थ है। तो अपने अपने रजिस्ट्रेशन नंबर जिसमें आपको कन्फ्यूजन है, डाउट है कि इसका क्या अर्थ है, वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ताकि फिर ढूंढना ना पड़े हमें रजिस्ट्रेशन नंबर। कुछ कुछ लोगों ने भेजे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, लेकिन वो 2 या 3 रजिस्ट्रेशन नंबर हैं, तो उससे कुछ ज़्यादा अर्थ नहीं निकलेगा। उससे अच्छा और भी लोग अपने अपने डालें, अलग अलग स्टेज वाले, जिसमें अलग अलग चीज़ें आपको दिखा रहा है। तो उस प्रकार से हम उनको सर्च करके और आपको समझा देंगे कि इसका क्या अर्थ होता है। तो चलिए फिर बाकी का आगे शुरू करते हैं वीडियो, कि इसमें जो है PACL कस्टमर एसोसिएशन ने क्या कहा है, ये सब हमने समझा था उस दिन पिछले वीडियो में। और इसके आगे हमने ये समझा था कि यहाँ पर सेबी अब क्या कह रही है, अब इस पूरे का निष्कर्ष क्या निकाला है सेबी ने। तो पहले पॉइंट में तो यही कहा उसने कि ये जो है CIS का काम करती है, हम इस चीज़ से पूरा कॉन्फिडेंस है, मतलब उनको जो भी उन लोगों ने गहन अध्ययन किया होगा इसके बारे में, तो उससे वो लोग निष्कर्ष पर इसी में आए हैं कि ये जो है CIS का काम करती है, रियल एस्टेट का काम नहीं करती है। इसके साथ ही सेबी साफ कह रही है कि जो भी PACL के डायरेक्टर थे या हैं, यानी अभी जो प्रेजेंट में हैं या जो पास्ट में थे, ये सब जिम्मेदार हैं PACL के कार्यों के लिए। यानी कि वो अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हमने इस तारीख को रिज़ाइन दे दिया, हमने उस तारीख को रिज़ाइन दे दिया। जब से PACL बनी है तब से लेके आज तक ये CIS का कार्य ही कर रही है, और तब से लेके आज तक इसके जितने भी डायरेक्टर बने हैं उन सबको ये चीज़ ज्ञात थी। नहीं थी तो उनको इस कंपनी में काम करने का कोई मतलब ही नहीं है। भाई, एक डायरेक्टर को ही नहीं पता कि कंपनी क्या काम कर रही है, तो फिर बाकी बचा क्या कंपनी का? अस्तित्व ही क्या है उस कंपनी का? तो इनके कहने का मतलब है कि कंपनी की जब से शुरुआत हुई है तब से लेके आज तक इसने CIS का काम ही किया है, और इसके हर एक डायरेक्टर की, जो आज की तारीख में इसका रिज़ाइन भी दे चुका है, उसकी भी जिम्मेदारी है, और इसकी सज़ा उनको भी भुगतनी पड़ेगी। यानी यहाँ पर इसने सुब्रत भट्टाचार्य, निर्मल सिंह भंगू, गुरनाम सिंह, टाइगर जोगिंदर, इन सबको अपने उसमें ले लिया दायरे में कि अब तुम सब भी यहीं पे आओगे। अब चाहे जितनी भी बचने की कोशिश कर लो, बस ये इनसे यहाँ गलती हो गई एक कि PACL कस्टमर एसोसिएशन के सदस्यों को जेल में नहीं डाला। इनको भी जेल में डालते तो आज और कोई दिक्कत ही नहीं होती। यहाँ पर सेबी बोल रही है कि मैं पूरा इसको मामले को बताने से पहले, यानी कि हमने क्या इसमें सोचा है, क्या हमने निर्णय लिया है, वो निर्णय बताने से पहले हम इस ऑर्डर में ये दिखाना चाहते हैं कि जो PACL ने सबसे पहला ऑब्जेक्शन लिया था वो क्या था, उसके संदर्भ में। यानी कि PACL और उसके डायरेक्टर जिन जिन ने जो जो ऑब्जेक्शन लिया था, उस एक एक ऑब्जेक्शन को इसमें अच्छे से समझाया गया है। तो ये पहले ऑब्जेक्शन से शुरुआत कर रही है सेबी, ऐसे डायरेक्ट निर्णय पे नहीं पहुंची। यानी 92 पेज के ऑर्डर में सिर्फ निर्णय नहीं दिया है, 92 पेज के ऑर्डर में हर एक तथ्य परिस्थिति समझाई गई है। तो देखते हैं कि इसमें पहला ऑब्जेक्शन क्या है PACL का। PACL का पहला ऑब्जेक्शन है कि हम जो है सेबी के अंतर्गत आते ही नहीं हैं, क्योंकि हम CIS का काम नहीं करते हैं। ये है इसका सबसे पहला ऑब्जेक्शन। अब इस पे देखिए सेबी क्या कहती है। इस पर ये पहले तो, और ये थोड़ा PACL की और बातें बता रही है कि PACL का ये कहना है कि जो सेबी एक्ट है, ये जो है सिर्फ और सिर्फ मूवेबल एसेट्स पर, यानी चल संपत्ति पर लगता है। चल संपत्ति पर ये एक्ट आता है, जैसे कि क्या है, शेयर हो गए, बॉन्ड हो गए, डेरिवेटिव्स हो गए, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम हो गई, या आदि, जिनको भी हम मूव कर सकते हैं, चला सकते हैं। जैसे आपके घर में जेवर जायदाद होंगे, जायदाद नहीं सॉरी, सिर्फ जेवर, जिनको आप गिरवी रख सकते हैं, लेके जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। इन सब चीज़ों पे सेबी का एक्ट लागू होता है, लेकिन अचल संपत्ति पर नहीं होता। यानी कि ज़मीन से संबंधित जो भी कार्य होता है उसमें सेबी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ऐसा PACL बोल रही है। इसके अलावा बोल रही है PACL, ये सेबी आपको बता रही है, मतलब ये PACL अभी नहीं बोल रही है, ये PACL ने जितने भी दस्तावेज अब तक दिए हैं
उनका निष्कर्ष निकाल करके शॉर्ट में सेबी बता रही है कि पीएसीएल ने क्या क्या कहा। तो इतने के बाद पीएसीएल कह रही है कि जो भी सेल टाइटल डीड ट्रांसफ़र करने का काम होता है, सेल डीड यानी जब हम किसी को कोई चीज़ बेचते हैं, कोई भूमि बेचते हैं, तो जो उसकी तरफ हम ट्रांसफ़र करते हैं वो, और टाइटल डीड मतलब जो हमारी ओनरशिप होती है यानी मालिकाना अधिकार, वो हम जब किसी को सौंपते हैं कि अब इस भूमि का मालिक ये है, उसको बोलते हैं टाइटल डीड। तो उसको ट्रांसफ़र करना, प्लॉट ऑफ लैंड, चाहे वो ज़मीन का कोई छोटा सा भाग हो, उसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं या उसका विकास कर रहे हैं या हम उसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं, केयर टेकर बन रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं सिक्योरिटीज़ के अंतर्गत नहीं आती हैं। और अगर वो सिक्योरिटीज़ के अंतर्गत नहीं आती हैं तो उसमें सेबी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। और इसके आगे बोल रही है कि जो भी हम दस्तावेज़ देते हैं एक ग्राहक को, जब हम लोग एक करार करते हैं, तो उसको हम यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं देते हैं। जबकि सेबी जब भी जो भी कंपनी, जो भी कार्य सेबी के अंतर्गत होता है, उसमें इंस्ट्रूमेंट जारी किया जाता है। हम इंस्ट्रूमेंट जारी ही नहीं करते हैं तो सेबी का हस्तक्षेप बनता ही नहीं है। इसके आगे ये बोल रही है कि जो भी पीएसीएल के द्वारा करार किया जाता है अचल संपत्ति को लेकर के, उसमें जो यूनिट शब्द इस्तेमाल होता है, यानी यूनिट कहने का उनका मतलब है कि यूनिट जहाँ चीज़ आ जाती है वहाँ सेबी का हस्तक्षेप होता है। लेकिन हमारे यहाँ यूनिट उस चीज़ को बोला ही नहीं जा रहा ना। हम लोग यूनिट का मतलब रख रहे हैं कि एक बड़ी सी भूमि है, उसके छोटे छोटे हिस्से को हम यूनिट बोलते हैं कि इतनी बड़ी संपत्ति का 10% 1 यूनिट है, 20% 2 यूनिट हो गए, 30% 3 यूनिट हो गए। तो यानी कि हम यहाँ स्क्वायर फीट के हिसाब से हम यूनिट बोलते हैं। हमारे यूनिट शब्द का मतलब वो बिल्कुल नहीं है कि हम यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज का काम कर रहे हैं। और जो हमारे ये दस्तावेज होते हैं, ये अचल संपत्ति के या ये जो यूनिट वाली बात बोली, इनके दस्तावेज होते हैं, ये मूवेबल एसेट है ही नहीं, क्योंकि आप ज़मीन के भाग को उठा के दूसरी जगह नहीं रख सकते हैं, वो वहीं का वहीं रहेगा हमेशा। तो वो चल तो है ही नहीं, तो उसमें आप तो भूल ही जाइए अपना हस्तक्षेप। दूसरी चीज़, जो भी इनके दस्तावेज हैं वो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में नहीं दिखाए जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटें बनी रहती हैं कि ये स्टॉक मार्केट का ये कंपनी का काम है, ये कंपनी का काम है, वहाँ पे पीएसीएल का नाम नहीं है। इसके अलावा ये बोल रही है कि सीआईएस का जो काम रहता है उसके अंतर्गत ज़मीन को खरीदा बेचा नहीं जाता है, जबकि हम तो खरीदते बेचते हैं ना। सीआईएस का मतलब क्या ये होता है कि ज़मीन को खरीदो और बेचो। और इसके अलावा ये बोल रही है कि हम जो है ज़मीन को बेचने खरीदने का काम करते हैं, जो कि राज्य सरकार के अंतर्गत आता है कि भूमि के संबंधित क्या कानून बनाना है, उसको किसके ऊपर लागू करना है, किसके ऊपर लागू नहीं करना है। तो ये राज्य सरकार के ऊपर नियम आता है। राज्य सरकार ने जो भी प्रावधान जारी किए हैं हम उसके अंतर्गत काम कर रहे हैं। इसके अलावा ये बोल रही है कि हम जो है संपत्ति को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं और उसको विकसित करने का कार्य करते हैं। इस कार्य में यदि सेबी या सीआईएस रेगुलेशंस हस्तक्षेप कर रहे हैं तो ये जो है संविधान का उल्लंघन है, यानी संविधान के अंदर जो कुछ भी प्रावधान है आप उसका सीधे से उल्लंघन कर रहे हैं हमारे ऊपर अपनी बात थोप कर, जबकि हम आपके अंतर्गत आते ही नहीं हैं। इसके अलावा पीएसीएल के लिए जो भी वहाँ पे अधिवक्ता आया हुआ था, वकील आया हुआ था, उसने एक केस का भी जिक्र किया। बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा एक केस वहाँ पे गया होगा, नॉर्मन जे हैमिल्टन एंड अदर्स वर्सेस उमेद भाई एस पटेल एंड अदर्स। तो इस केस का जिक्र करते हुए उन्होंने अपनी बात को कायम रखा। इसके आगे सेबी कह रही है कि हमने ये सारी बातों पर गौर किया और कोई भी निर्णय लेने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि सेबी एक्ट के जो भी इससे संबंधित प्रावधान हैं हम उनका जिक्र अच्छे से करें, इस ऑर्डर में अच्छे से समझाएं, ताकि जो भी व्यक्ति इस ऑर्डर को पढ़े उसके दिमाग में कभी ये चीज़ ना आए कि सेबी चोर है, लोढ़ा कमेटी चोर है या सुप्रीम कोर्ट चोर है। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे डिटेल में बताया हुआ है। डिटेल में क्या बता रही है? सबसे पहले बता रही है सेबी एक्ट की धारा 11(1) में और उसके प्रियम्बल में, प्रियम्बल मतलब होता है प्रस्तावना। जब भी कोई एक्ट बनता है, जब भी कोई अधिनियम बनता है तो वो किस लिए बनाया जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, उसको प्रस्तावना यानी कि इसको प्रियम्बल कहते हैं, उसमें रखा जाता है। तो उसके हिसाब से ये बोल रही है कि सेबी का जो है कर्तव्य है, जब ये सेबी एक्ट बना गया था ना तो ये इसलिए बनाया गया था ताकि सेबी को कुछ न कुछ कर्तव्य दिए जाएँ, कुछ दायित्व दिए जाएँ। तो उनको क्या दायित्व दिए गए थे इस अधिनियम के माध्यम से? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन
उन सिक्योरिटीज़ यानी सिक्योरिटीज़ का जो भी काम होता है, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह का जो काम होता है, उसमें जो भी निवेशक निवेश कर रहे हैं उनके हितों की रक्षा करे सेबी। दूसरा, टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट यानी उसको और विकसित करे। सिर्फ ये नहीं कि लोग निवेश कर चुके हैं आप बस उनके हितों की रक्षा करें, ऐसे भी नई नई स्कीमें लाइए, नए नए एक्ट लाइए जिससे ये चीज़ और बढ़े। क्योंकि पैसा जितना इस्तेमाल होता है यानी एक हाथ से दूसरी जगह जब निवेश होगा वो पैसा, तो उसका कहीं ना कहीं भारत के विकास में बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारा एक एक रुपये जो जहाँ भी लगा हुआ है, चाहे किसी का म्यूचुअल फंड में पैसा लगा हो, चाहे हमने बैंक में, सरकारी बैंक में एक एफडी क्यों नहीं की हुई है, या आज की तारीख में अगर हमारे बैंक में 1000, 2000, 100 रुपये, 1 रुपये भी रखा हुआ है, तो उसका भी कार्य जो है भारत के विकास में हो रहा है। जो आपके हाथ में है ना पैसा, उसका भारत के विकास में कोई योगदान नहीं होता, लेकिन जो पैसा कहीं लगा हुआ है, कहीं निवेश किया हुआ है, उसका भारत के विकास में पूरा पूरा योगदान रहता है। तो इसलिए उसको डेवलप करने की, उसको विकसित करने की जिम्मेदारी इसकी है, टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज़ मार्केट, और उसको रेगुलेट करते रहना समय समय पर ताकि कोई फ्रॉड ना हो। ये सब जिम्मेदारियां उनको सौंपी गई। इसके अलावा धारा 11(2)(c) में क्या कहा गया, सेबी को ये अधिकार दिया गया कि वो स्वयं जो है इंटर आलिया रजिस्टर एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ CIS, यानी कि जो भी CIS का काम होता है उसका रजिस्ट्रेशन और रेगुलेट करने का काम वो स्वयं करे, यानी कि इसको कहीं से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसने PACL के ऊपर जो है अपना शुरू कर दिया नोटिस वोटिस भेजना, तो इसके लिए इसको कहीं से इजाज़त लेने की आवश्यकता नहीं है कि मैं PACL को भेजूँ क्या लेटर, मैं PACL से पूछूँ, PACL से डाटा मंगाऊँ, यानी इसका कोई इसको परमिशन की ज़रूरत नहीं है। यानी वो खुद से रजिस्टर कर सकती है, आपको लाइसेंस दे सकती है CIS का काम करने का, लाइसेंस रद्द कर सकती है, आपसे प्रश्न कर सकती है और नए नए कानून ला सकती है CIS के अंतर्गत। इसके अलावा धारा 11A सेबी एक्ट की, इसमें जो है CIS का मतलब भी बताया गया है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, जो कि हम अब अगले वीडियो में देखेंगे कि इसका क्या अर्थ होता है और वो क्या इसमें PACL आती है कि नहीं आती है, और अगर आती है तो क्या ये भैरव सिंह राजावत और जो उसके साथ अन्य ये गुर्गे वहाँ गए थे, क्या वो अंधे हैं, बेवकूफ़ हैं, नासमझ हैं, छोटे बच्चे हैं या बहुत शातिर हैं? इसका पता तो अब बाद में ही चलेगा जब ये पूरा लेटर हम पढ़ लेंगे। अभी तक का जितना भी हमको समझ में आया, मेरे हिसाब से मुझे सेबी गलत कहीं नहीं लगी। मुझे गलत तो हमारे यही सीनियर लगे जिन्होंने ये एसोसिएशन बनाई, जिन्होंने ये बात को इधर उधर घुमाया। उससे अच्छा पहले ही मान लेते, जब अगला जिम्मेदारी नहीं ले रहा है तो तुम्हारा जा क्या रहा है। तो ये इनके कारण ही हुआ है। तो बाकी चलिए साथियों, और मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि आप लोगों को जितने भी रजिस्ट्रेशन नंबर में कन्फ्यूजन है कि इसका क्या मतलब है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो मैं कल या परसों में वीडियो बना करके आपको उसका हिंदी में मतलब समझा दूँगी कि आपका स्टेटस आखिर क्या कह रहा है। और एक जैसे बार बार मत डालिएगा। एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपने डाल दिया प्लॉट अलॉटमेंट का, तो दूसरा प्लॉट अलॉटमेंट का रजिस्ट्रेशन आप मत डालिए, एक ही डालिए, फिर दूसरी किसी चीज़ का डाल दीजिए। ऐसे लाइन से अपने सारे नहीं भरमार करके आप डाल दीजिए कि इसका भी देखो, इसका भी देखो, उसका भी देखो। नहीं, उसका प्लॉट अलॉटमेंट का कोई एक डालिए, 15,000 से ऊपर वाला है तो कोई एक डालिए, SMS वाला है तो कोई एक रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, ताकि सिर्फ आपको मतलब समझ में आ जाए। उसका मतलब समझ में आ जाएगा तो बाकियों में भी वही चीज़ लिखी हुई है, बस नाम, नंबर ये सब बदलेगा, मैटर नहीं बदलेगा। तो करिएगा ऐसा काम, ताकि आपको मैं प्रोवाइड करा सकूँ उसका हिंदी अनुवाद। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।